हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। मेरा आज का वीडियो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये उनके सेकंड पेपर को कवर करता है। और आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम सार्वजनिक व्यय के अर्थ को देखेंगे, फिर सार्वजनिक व्यय के महत्व एवं उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। इसके बाद सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और आखिर में भारत में सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का पालन किस प्रकार से किया जाता है इसका भी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सार्वजनिक व्यय का अर्थ। लोक व्यय राजस्व का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत विभाग है। कल्याणकारी कार्यों का विस्तार एवं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप नीति अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय का आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय का अभिप्राय उन व्ययों से होता है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारें उन सामान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करती हैं जिनको लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता द्वारा पूर्ण करने में अयोग्य होते हैं। अतः सार्वजनिक व्यय सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करता है। हम यह भी कह सकते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा करने तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने हेतु किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक व्यय क्या है। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय का महत्व एवं उद्देश्य। प्राचीन समय में लोक व्यय का महत्व बहुत कम था। प्रोफेसर जे.बी. से का विचार था कि वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाता है। दूसरे शब्दों में लोक व्यय को अनावश्यक एवं अनुत्पादक समझा जाता था। इस तरह राज्य के सिर्फ आधारभूत कार्यों के लिए सीमित मात्रा में व्यय को ही आवश्यक समझा जाता था। धीरे धीरे राज्य का उत्तरदायित्व बढ़ने लगा। सरकार अपने कार्य को पूरा करने अपनी आय से ज्यादा व्यय करती है। लोक व्यय के महत्व का अध्ययन हम कुछ शीर्षकों में बांटकर कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक विकास एवं नियोजन में सहायक। आधुनिक समय में प्रत्येक देश आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाकर चलता है। आर्थिक नियोजन की सफलता लोक व्यय पर ही निर्भर करती है, क्योंकि इसके सफल संचालन के लिए लोक व्यय की राशि में वृद्धि करनी पड़ती है। अनेक आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों को चलाने पर्याप्त व्यय आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि करनी होती है। अगला, आय तथा संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार धनिक वर्ग से करों के रूप में आय प्राप्त करती है और उसे गरीबों पर व्यय करके उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर कर सकती है। अगला है आर्थिक स्थायित्व। आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए तेजी और मंदी काल में लोक व्ययों का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि विनियोग, पूंजी निर्माण एवं रोजगार में वृद्धि हो तथा अर्थव्यवस्था मंदी के प्रभाव से मुक्त हो सके। इसके विपरीत तेजी काल में उत्पादक व्ययों को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि एवं मूल्य नियंत्रण किया जा सके। अगला है अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास। लोक व्यय के माध्यम से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है और विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी प्रदान की जा सकती है, जिससे देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। और अगला है सामाजिक सुधार। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन पिछड़े वर्गों के विकास पर व्यय करके सामाजिक सुधार कर सकती है। इसके अतिरिक्त देश में शांति व्यवस्था, न्याय, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा आदि की दृष्टि से भी लोक व्यय का अत्यधिक महत्व है। आगे हम देखेंगे
सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया है और प्रत्येक वर्गीकरण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से उपयुक्त है। सार्वजनिक व्यय के मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार से हैं। पहला है लाभ के आधार पर वर्गीकरण। यह वर्गीकरण प्रोफेसर कार्ल सी प्लेहन द्वारा किया गया है। इन्होंने लोक व्यय को 4 भागों में बांटा है। पहला है समाज को लाभ। इसके अंतर्गत वह व्यय जिसका लाभ समाज में रहने वालों को साधारण रूप से पहुंचता है, जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय। दूसरा है विशिष्ट वर्ग को लाभ। यह व्यय उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, जैसे बेकारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी बीमा आदि, किंतु इस व्यय से अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है। तीसरा है विशिष्ट लाभ। वह व्यय जो कुछ मनुष्यों को विशिष्ट लाभ पहुंचाता है, पर इससे संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचता है, जैसे उच्च शिक्षा, न्याय व्यवस्था आदि पर किया गया व्यय। चौथा है विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ। वह व्यय जिससे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ होता है, जैसे राजकीय उद्योगों पर व्यय, जो संबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रयोग के लिए मूल्य का भुगतान करते हैं। इस वर्गीकरण की आलोचना की गई है। पहली आलोचना है दोषपूर्ण वर्गीकरण। आलोचकों का मानना है यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है क्योंकि इसके चारों वर्ग एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है सामूहिक लाभ। इसके अंतर्गत लगभग सभी व्यय एक ओर सामूहिक लाभ प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों एवं वर्गों को लाभ पहुंचाते हैं, अतः इनका विभाजन संभव नहीं है। इसमें दूसरा है आय के अनुसार वर्गीकरण। प्रोफेसर निकलसन ने सार्वजनिक व्यय से राज्य को प्राप्त होने वाली आय के आधार पर सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया है। इसमें पहला है अनुत्पादक व्यय। वह व्यय जिससे राज्य को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आय प्राप्त नहीं होती, जैसे युद्ध व्यय, निर्धनों को दी जाने वाली सहायता राशि आदि। दूसरा है परोक्ष लाभ। वह व्यय जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष आय नहीं होती, किंतु सार्वजनिक आय में परोक्ष रूप से लाभ होता है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, जिससे कार्यकुशलता एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरा है आंशिक प्रत्यक्ष लाभ। वह व्यय जिससे राज्य को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ होता है, जिससे शुल्क की दर सेवा के मूल्य से कम होती है, जैसे सशुल्क शिक्षा, न्यायालयों पर व्यय इत्यादि। अगला है अतिरिक्त आय की प्राप्ति। वह व्यय जिससे केवल राज्य का व्यय ही पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उससे राज्य को अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी होती है, जैसे रेल, डाकतार विभाग, सड़क एवं संचार माध्यमों पर किया गया व्यय इत्यादि। इस वर्गीकरण की आलोचना इस प्रकार से की गई है। पहला है अस्पष्ट विचार। यह वर्गीकरण सार्वजनिक व्यय की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं को स्पष्ट नहीं करता। दूसरा, आय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय की कोई भी मद ऐसी नहीं होती जिससे राज्य की आय में परोक्ष रूप से वृद्धि ना हो। तीसरा वर्गीकरण है कार्य के अनुसार वर्गीकरण। प्रोफेसर एडम्स ने सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा है। पहला सुरक्षा व्यय। वह व्यय जो देश के नागरिकों की जान माल की रक्षा करने के लिए किए जाते हैं, जैसे पुलिस, सेना, न्यायालय, जेल आदि पर किया गया व्यय। अगला है व्यापार वाणिज्य संबंधी व्यय, जो देश में व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए किए जाते हैं, जैसे रेल, डाकतार, यातायात पर किया गया व्यय। और तीसरा विकास व्यय।
वह व्यय जो देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक बीमा, सार्वजनिक निर्माण आदि। इसकी आलोचना प्रोफेसर मिल एवं सेलिगमैन ने इस वर्गीकरण की आलोचना की है कि एक व्यय को दूसरे से अलग करना कठिन है, क्योंकि एक ही व्यय अलग अलग दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक, व्यापारिक और विकासात्मक हो सकते हैं। चौथा, आवश्यक एवं ऐच्छिक व्यय। प्रोफेसर मिल ने राजकीय व्यय को दो भागों में बांटा है। पहला, आवश्यक व्यय। वे व्यय जो सरकार को कानूनी प्रतिबंधों के कारण अनिवार्यतः होते हैं, जैसे रक्षा, न्याय आदि पर व्यय। दूसरा है ऐच्छिक व्यय। वे व्यय जिनका करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और सरकार इसमें परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी कर सकती है, जैसे रेलों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि पर किया गया व्यय। इसकी आलोचना, यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्यों को वर्गीकृत करना अपने आप में एक कठिन कार्य। अगला है प्राथमिक एवं गौण व्यय। प्रोफेसर शिराज ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक व्यय। ऐसे व्यय जो सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए किए जाते हैं, इनका करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। दूसरा है गौण व्यय। समाज की उन्नति से संबंधित सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय गौण व्यय कहलाते हैं। इसकी आलोचना है, यह वर्गीकरण भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दोनों व्ययों को अलग अलग करना संभव नहीं है। इसमें छठवां है हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय व्यय। प्रोफेसर पिगू के अनुसार राजकीय व्यय को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हस्तांतरण व्यय। ये वे सरकारी व्यय हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों के हितों में किए जाते हैं, जैसे बीमारी के समय सहायता, बेरोजगारी लाभ इत्यादि। दूसरा है अहस्तांतरणीय व्यय। वे व्यय जो सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए किए जाते हैं, अहस्तांतरण व्यय कहलाते हैं, जैसे प्रशासन पर किया गया व्यय। इसकी आलोचना इस प्रकार से की गई है, इस वर्गीकरण का मुख्य दोष यह है कि दोनों वर्गों के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला है अपरिवर्ती और परिवर्ती व्यय। प्रोफेसर जे के मेहता द्वारा सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा गया है। पहला अपरिवर्ती व्यय। यह वह व्यय है जिसकी लागत जनता द्वारा प्रयोग के बढ़ जाने से भी नहीं बढ़ती, जैसे सुरक्षा, हवाई अड्डों पर किया गया व्यय इत्यादि। दूसरा है परिवर्ती व्यय। यह वह व्यय है जो उपभोग बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं और उपभोग घटाने के साथ घटते हैं, जैसे शिक्षा पर व्यय, संचार माध्यमों पर व्यय इत्यादि। इसकी आलोचना, इस वर्गीकरण को एक दूसरे से अलग करना काफी कठिन है और इसलिए इसकी आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि यह विभाजन अस्पष्ट है। अगला है आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। प्रोफेसर रॉशर ने सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांटा है। पहला है आवश्यक व्यय, जिसे सरकार को आवश्यक रूप से पूरा करना चाहिए। दूसरा लाभदायक व्यय, इसके अंतर्गत जिसे समय व परिस्थिति अनुसार स्थगित भी किया जा सकता है। और तीसरा है अनावश्यक व्यय। इसके अंतर्गत वे व्यय आते हैं जिसके करने या ना करने का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसकी आलोचना इस प्रकार से की गई है, यह वर्गीकरण इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि कौन सा व्यय आवश्यक है और कौन सा लाभदायक और कौन सा अनावश्यक। अगला है प्रशासन इकाई के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर सार्वजनिक व्यय को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय व्यय। वह व्यय जो देश के केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पर किया गया व्यय।
दूसरा है प्रांतीय व्यय। यह व्यय जो देश की सरकारों द्वारा किया जाता है, जैसे कृषि, पुलिस प्रशासन इत्यादि पर किया गया व्यय। तीसरा है स्थानीय व्यय। स्थानीय सेवाओं जैसे नगरपालिका, जिला परिषद एवं पंचायत द्वारा किया गया व्यय स्थानीय व्यय कहलाता है। इसमें आखिरी है डाल्टन का वर्गीकरण। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला है प्रशासनिक व्यय। नागरिक प्रशासन संबंधी व्ययों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे मंत्रिमंडल और विधानसभा इत्यादि पर किया गया व्यय। अगला है न्याय व्यय। वे व्यय जो न्याय व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा पर व्यय। वे व्यय जो सामाजिक सुरक्षा पर किए जाते हैं। और इसमें चौथा है ऋणों से संबंधित व्यय। राजकीय ऋणों को प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का अध्ययन किया और इसके अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय का सबसे अच्छा वर्गीकरण वही है जो व्ययों के उन सार्वजनिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। वर्तमान समय में आर्थिक विकास के लिए सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने एवं आलोचनाओं से बचने के लिए सरकार व्ययों में सावधानी रखे और उन्हें सुनियोजित ढंग से करे। इसके लिए सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का पालन करना उनके लिए उपयोगी एवं एक प्रकार से मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों के अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मुख्य सिद्धांत, दूसरा है गौण सिद्धांत। और इसे स्पष्ट करने के लिए हम इसको एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय का कल्याणकारी सिद्धांत या अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक व्यय का मुख्य सिद्धांत है। राज्य सरकार को व्यय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक व्ययों के द्वारा समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। सार्वजनिक व्यय से समाज को प्राप्त होने वाले लाभ को अधिकतम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न व्यय किए जाने वाले मदों पर इस प्रकार व्यय किया जाए कि सीमांत लाभ सभी मदों के बराबर हो जाए, तो इसे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी। सार्वजनिक व्यय द्वारा समाज का लाभ अधिकतम तभी होगा जब करों से उत्पन्न त्याग एवं सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो। इस सिद्धांत का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जा सकता है। यद्यपि यह सिद्धांत सार्वजनिक व्यय का सर्वोत्तम सिद्धांत है, किंतु इसकी सीमा ही इसे व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त सिद्ध कर देती है। जैसे उपयोगिता की माप कठिन है, इसी प्रकार यह सिद्धांत अंतरवैयक्तिक तुलना पर आधारित है कि किस व्यक्ति को किस सार्वजनिक व्यय से कितनी उपयोगिता या लाभ मिल रहा है, यह ज्ञात करना अपने आप में कठिन है। अतः कहा जा सकता है यह सिद्धांत अव्यावहारिक है। दूसरा है गौण सिद्धांत। डॉक्टर फिंडले शिराज ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक व्यय के संबंध में 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला है लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किए जाएं जिससे समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। प्रोफेसर फिंडले शिराज के अनुसार अन्य बातें सामान्य रहने पर लोक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि इससे समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके,
जैसे उत्पादन में वृद्धि हो, संपूर्ण समाज विदेशी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षित रहे और जहां तक संभव हो आय की असमानताएं कम हो जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का होना चाहिए जिससे पहला, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो सके। दूसरा, देश में उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़े। तीसरा, सार्वजनिक व्यय किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए हो। और चौथा है, व्यय किसी नीति या परंपरा द्वारा बाध्य हो। संक्षेप में, लोक व्यय करते समय बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख के विचार को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर सिराज का विचार है। इस सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग में अनेक कठिनाइयां हैं। पहला, यह ज्ञात करना कठिन है कि किस व्यय से समाज को कितना लाभ हो रहा है। दूसरा, प्रत्येक व्यय की एक सीमा है, उसके आगे व्यय करना अहितकर होगा, किंतु उस सीमा को ज्ञात करना कठिन होता है। तीसरा, कुछ व्यय अहितकर होने पर भी उन्हें विषम परिस्थितियों में करना आवश्यक होता है। दूसरा है मितव्ययिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को केवल आवश्यक कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए तथा उसको कोई भी व्यय ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का सामाजिक या आर्थिक लाभ प्राप्त न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निश्चित विषयों का पालन करना चाहिए। जैसे पहला, किसी भी मदों पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक व्यय द्वारा उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। तीसरा, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। चौथा, सरकार को व्यय के परिणामों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मितव्ययिता के सिद्धांत का अध्ययन करके यह कहा जा सकता है कि यह नियम लाभ के नियम का ही परिवर्तित और पूरक रूप है। तीसरा है स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी सार्वजनिक व्यय करने के पहले उचित अधिकारियों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही नहीं, जितनी राशि व्यय करने स्वीकृत हो उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस कार्य, उद्देश्य एवं क्षेत्र के लिए व्यय करने की स्वीकृति मिली हो, व्यय उसी के लिए करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार स्वीकृति 3 प्रकार की होती है। पहला है वैधानिक स्वीकृति। कोई भी व्यय उस समय तक नहीं किया जाए जब तक उसे लोकसभा या विधानसभा द्वारा स्वीकृति ना मिल जाए। दूसरा है प्रशासकीय स्वीकृति। वैधानिक स्वीकृति के पश्चात विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से भी स्वीकृति लेनी पड़ती है जिससे इसका नियमन एवं नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है तकनीकी स्वीकृति। ऐसे कार्य जिनको पूरा करने तकनीकी समस्याओं को हल करना पड़ता है तो सरकार व्यय करने के पहले विशेषज्ञों की राय लेती है, इसे ही तकनीकी स्वीकृति कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि स्वीकृति के सिद्धांत का पालन करने से समय बर्बाद होता है और व्यय बढ़ जाता है, किंतु यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। अगला है आधिक्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि सरकार को अपना आय एवं व्यय इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ना पड़े, किंतु आधुनिक युग में यह नियम उपयुक्त नहीं है। सरकार को सुरक्षा, विकास तथा कल्याण विभिन्न योजनाओं पर अपनी आय से अधिक व्यय करना पड़ता है। वास्तव में यह नियम सामान्य परिस्थितियों के लिए है। संकट काल या विशेष परिस्थितियों में घाटे का बजट ही लाभदायक होता है। आगे हम देखेंगे गौण सिद्धांतों के अंतर्गत अन्य सिद्धांत। इसमें पहला है लोच का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि लोक व्यय की संरचना करते समय यह इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सके। मंदी काल में लोक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता होती है और इसके विपरीत
मुद्रा प्रसार की परिस्थितियों में इसे कम करना पड़ता है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए जिससे देश की उत्पादकता में वृद्धि हो। इस दृष्टि से नए नए उद्योगों की स्थापना हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो तथा जनता के जीवन स्तर का विकास हो। तीसरा है समान वितरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि उससे आय एवं संपत्ति का वितरण समानता की ओर बढ़े। इस आधार पर निर्धनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों पर अधिक व्यय करना चाहिए। साथ ही पिछड़े एवं कम विकसित क्षेत्रों के विकास पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का अध्ययन किया और अब हम देखेंगे कि भारत में सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का किस सीमा तक पालन किया जा रहा है और इसके लिए हम अलग अलग सिद्धांतों को लेकर इसका अध्ययन करेंगे। पहला है लाभ का सिद्धांत। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना प्रधान है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्ययों से अधिकतम लाभ या कल्याण प्राप्त करना होता है। व्ययों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों, शिक्षा, परिवार कल्याण, कृषि एवं उद्योग धंधों, प्रशासनिक एवं सुरक्षात्मक कार्यों पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि समाज को अधिकाधिक लाभ मिल सके। तो इस तरह से इस सिद्धांत का पालन भारत में किया जाता है। दूसरा है मितव्ययिता का सिद्धांत। भारत में इस सिद्धांत का पालन सैद्धांतिक रूप से किए जाने पर जोर दिया जाता है किंतु व्यवहारिक रूप से नहीं किया जाता है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पालन नहीं होता है। तीसरा है स्वीकृति का सिद्धांत। भारत में वैधानिक दृष्टि से स्वीकृति के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन होता है। विधानसभा में व्ययों की स्वीकृति के पश्चात उनके संबंध में प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति पर भी जोर दिया जाता है। अगला है बचत का सिद्धांत। भारत एक विकासशील राष्ट्र होने के कारण आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही विकास योजनाएं बनाई जाती हैं और प्रायः सभी राज्य और केंद्र घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति को अपना रहे हैं। अतः बचत के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। अगला है लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत का पालन आंशिक रूप से ही किया जाता है या आंशिक रूप से किया जाना ही संभव है क्योंकि सरकारी व्ययों का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण व्यय निरंतर बढ़ रहे हैं जबकि आय उस अनुपात में कम होती है। अगला है उत्पादकता का सिद्धांत। सरकारी नीति के रूप में इस सिद्धांत को अपनाया गया है किंतु सरकारी व्यय कभी उत्पादक कभी अनुत्पादक दोनों ही होते हैं। अगला है समान वितरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को एक बड़ी सीमा तक पालन किया गया है। पिछड़े तथा निर्धन वर्ग पर बड़ी मात्रा में व्यय भी किया जा रहा है। आखिर में समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी पूरी तरह अपनाया गया है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य आय व्यय के स्रोतों के स्पष्ट विभाजन तथा उचित समायोजन की व्यवस्था की गई है। आखिर में हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि उक्त सिद्धांतों पर चलकर सार्वजनिक व्यय के द्वारा जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है और उत्पादक एवं वितरक शक्तियों को प्रोत्साहित करके धन के वितरण की विषमता को कम किया जा सकता है। एक विकासशील देश के लिए आर्थिक विकास सार्वजनिक व्यय पर ही निर्भर करता है। अतः राजस्व के एक अंग के रूप में सार्वजनिक व्यय का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।